मृदा या मिट्टी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि इसके बिना जीवन संभव नहीं है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर फसलें उगाई जाती हैं, हमारे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं और ये सब जो पौधे हैं या पेड़ वृक्ष हैं हमारे, ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के अपना भोजन बनाते हैं और हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन देते हैं। इसका सीधा संबंध हमारी मिट्टी से होता है, क्योंकि भोजन जो पौधों के अंदर बनता है उसके अंदर मिट्टी से ही पानी आता है और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के हमारे पौधों के अंदर भोजन का निर्माण करते हैं, जिससे हमारा जीवन संभव है। इसलिए मिट्टी के बारे में ये कहा जाता है कि मिट्टी पौधों की जननी है, लेकिन अगर मिट्टी स्वस्थ नहीं है तो हमारे पौधे भी स्वस्थ नहीं रह सकते, हमारी फसल भी स्वस्थ नहीं रह सकती और हमारी पैदावार भी घटेगी। इसलिए मिट्टी को समझना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हमारी जो धरती है उसके अंदर 3 लेयर हैं। एक ऊपर वाली सबसे लेयर होती है, उसे हम क्रस्ट कहते हैं, फिर मेंटल होता है और फिर कोर होती है। तो हमारी जो मिट्टी है वो क्रस्ट के ऊपर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिसमें खेती की जाती है, जो खेती योग्य है। अगर हम ये कहें कि इसकी जो मोटाई है वो कुछ सेंटीमीटर से लेकर के कुछ इंच में होती है, मतलब अगर हम ये कहें कि 5-6 सेंटीमीटर से लेकर के 18-20 इंच तक भी होती है, और ये निर्भर करता है कि वो हमारी मिट्टी किस प्रकार की है और किस एरिया में है और किस टाइप का सोयल टेक्सचर है, किस प्रकार का मिट्टी बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं कि सोयल टाइप क्या है उसका और टेक्सचर क्या है। साथियों, अगर हम बात करें आज मिट्टी के बारे में, सोयल के बारे में या मृदा के बारे में, ये 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है जिसके अंदर हमारी खेती होती है। एक होता है, सबसे पहला जो पार्ट है वो है मिनरल मैटर। मिनरल मैटर वास्तव में एक इनऑर्गेनिक पार्ट होता है इसका, जिसके अंदर अलग अलग तरह के केमिकल होते हैं, जिसे हम कहेंगे सिल्ट होती है और सैंड होती है और तीसरे नंबर की क्ले होती है। तो सैंड, सिल्ट और क्ले ये एक मुख्य पार्ट है उसका। इसके अलावा भी दूसरे इनऑर्गेनिक मैटर अगर हम कहें वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ये पूरी मिट्टी का 45% हिस्सा होता है। 45% हिस्से के अलावा 5% हिस्सा ऑर्गेनिक मैटर का होता है और 25% पानी होता है और 25% इसके अंदर गैस होती हैं। तो अगर इसका हम बात करें तो 50% हिस्सा सॉलिड होगा और 50% हिस्सा पोर्स होता है इसके अंदर, मतलब 50% के अंदर मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर होंगे और 50% के अंदर पानी और गैस होंगे जो उसके खाली स्थान में भरा होता है। ये सब मिलकर के हमारे ऊपर की उपजाऊ मिट्टी को बनाते हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर वास्तव में किसका बना होता है? वो एनिमल्स और प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो रेजिड्यू हैं धरती के अंदर पड़े रहते हैं, वो डिकम्पोजिशन की अलग अलग अवस्थाओं में मिलकर के ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं और यही ऑर्गेनिक मैटर हमारी फसलों के लिए बहुत लाभकारी होता है और इसका बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। अगर हम ये करें, इसकी बात करें कि ऑर्गेनिक मैटर की, तो ऑर्गेनिक मैटर जितना होगा, ये 5% तक होता है, कम होगा तो हमारी मिट्टी की रचना अलग होगी, उसमें हमारा फसल की पैदावार घटेगी। ये एक इंडिकेटर है कि हमारी क्वालिटी क्या है, हमारी मिट्टी की क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, वो इस बात पे निर्भर करती है कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है। इसके अलावा हम बात करते हैं पानी की। पानी और गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जैसे कि पानी देते हो खेत को तो वो नीचे उसमें पानी पोर्स के अंदर रहता है और वहीं पे गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग तरह की गैसें भी वहाँ पे पाई जाती हैं। इन सब का हमारी पैदावार के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। अगर सोयल टेक्सचर की हम बात करते हैं, जैसे हमने पहले बात की थी सबसे पहले पार्ट में, कि जो हमारा पहले वाला पार्ट है सैंड, क्ले और सिल्ट, ये 3 चीज़ें मिलकर के हमारे सोयल टेक्सचर को बनाती हैं। मतलब कैसे कि इनकी कितनी परसेंटेज है सैंड की, कितनी परसेंटेज है सिल्ट की, कितनी परसेंटेज है क्ले की, ये मिल करके हमारी मिट्टी के संरचना को बनाती हैं। सोयल टेक्सचर इनके प्रोपोर्शन पे, परसेंटेज के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अगर हम लोमी सोयल की बात करें, जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है, उसके अंदर 40% सैंड होता है, 40% सिल्ट होता है और 20% क्ले होता है।
तो वो मिलकर के एक ऐसी मिट्टी का निर्माण करते हैं जो हमें अधिक से अधिक पैदावार देती हैं। अलग अलग परसेंटेज अगर इनकी होती है तो अलग अलग तरह की हमारी मिट्टियां हैं। जैसे 8 प्रकार की हमारी मिट्टियां होती हैं, वो केवल इनकी परसेंटेज के ऊपर ही निर्भर करती है। इसके अंदर अगर हम देखें सैंड के अंदर जो पार्टिकल साइज है उसका वो 2 मिलीमीटर से ज्यादा होता है। और सिल्ट की अगर हम बात करें तो सिल्ट का जो पार्टिकल साइज है वो 0.05 मिलीमीटर से लेकर के 2 मिलीमीटर तक होता है। इसी तरह से तीसरा क्ले है तो वो 0.05 मिलीमीटर से कम होता है। तो इस तरह से ये तीनों मिलकर के हमारी सॉइल के टेक्सचर को बनाते हैं और इन्हीं से हमारी पैदावार के ऊपर भी फर्क होता है। अब हम बात करते हैं, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि हल्की मिट्टी, भारी मिट्टी, तो वो भी समझना बहुत जरूरी होता है। हल्की मिट्टी क्या होती है, लाइट सॉइल हम किसे कहते हैं, जिसके अंदर सैंड की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। सैंडी सॉइल को भी हम हल्की मिट्टी कहते हैं। उसमें पोर साइज ज़्यादा होता है, पानी नहीं रुकता, ना फर्टिलाइजर के रोकने की क्षमता नहीं होती। इसी तरह दूसरी होती है हैवी सॉइल। हैवी सॉइल के अंदर अगर हम देखें तो उसका क्ले की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। क्ले मिट्टी होती है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और पैदावार भी हमें अच्छी देती है। लोमी सोयल ये मीडियम टेक्सचर्ड सोयल होती है, जिसके अंदर एक उचित परसेंटेज में, जो मैंने बताया 40:40:20 का रेशो होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का, तो वो मिट्टी मिलकर के सबसे बढ़िया सोयल मानी जाती है और यही ज़्यादा पैदावार हमें देती भी है। अगर हम हैवी सोयल की बात करें, हल्की मिट्टी और भारी मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। जैसे हल्की मिट्टी को कल्टीवेट करने में बहुत आसानी होती है, उसके अंदर वो बहुत तेजी से गर्म भी होती है और बहुत तेजी से ठंडी भी हो जाती है। दूसरा, हल्के कलर की होती है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं होते ज़्यादा। तीसरा, वो बहुत तेजी से गीली होती है और बहुत तेजी से हल्की हो जाती है, जैसे आपने सैंडी सोइल के अंदर देखा भी होगा। यूजुअली उसमें इरोजन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, उसके कण बहुत आसानी से जुड़े हुए नहीं होते, एग्रीगेशन नहीं होता, तो बहुत जल्दी से वो ख़त्म भी हो जाती है। और फर्टिलिटी उसकी बहुत कम है क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, दूसरी चीज़ें नहीं है, तो वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, तो वो आपकी फर्टिलिटी भी उसकी अच्छी नहीं होती है। दूसरा है, लाइट सॉइल में कौन कौन सी फसलें हो सकती हैं। जैसे अब बात करेंगे तो जैसे हल्की मिक्स सॉइल के अंदर ये हो सकती हैं, दाल वाली फसलें हो सकती हैं, बीट्स हो सकती हैं, ओट्स हो सकता है। लोमी सॉइल के अंदर मेजॉरिटी ऑफ क्रॉप, ज़्यादातर फसलें जो होती हैं वो लोमी सॉइल के अंदर, जैसे मैंने बताया आपको कि ये सबसे बढ़िया मिट्टी होती है और इसके अंदर ज़्यादातर फसलें होती हैं। हैवी के अंदर, हैवी मिट्टी कौन सी है, जो जैसे मान लिया फ्लडेड राइस है, वो उसके अंदर होती है। शुगर केन उसके अंदर हो सकता है, जहाँ पे पानी काफ़ी भरा रहता है, पानी ज़्यादा होता है, तो उसमें ये क्रॉप बहुत आसानी से हो जाती हैं। एक स्ट्रक्चर्ड सॉइल जिसकी हम बात करते हैं, वो सही मिट्टी क्या है, सही मिट्टी को कैसे हम देख सकते हैं, उसमें के अंदर क्या है कि एक तो वो इजी टू कल्टीवेट, वो बहुत आसानी से उसमें खेती की जा सकती है, पानी आसानी से जा सकता है उसके अंदर, रूट ग्रोथ उसके अंदर बहुत आसानी से होती है, वो रूट ग्रोथ को रोकती नहीं है, जड़ें फैल सकती हैं, पानी का सिस्टम बहुत अच्छा होता है, ड्रेनेज बहुत जल्दी होता है इसके अंदर, और ऑक्सीजन की एंट्री, जो मैंने स्पेस बताया गैस की, वो बहुत आसानी से रहती है जो फसलों की जड़ों को चाहिए, और ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत जल्दी से पौधों को मिलते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड सोयल जो होती है, जिसे हम कहें कि एक अच्छी मिट्टी क्या है, वो ये है, उसके अंदर ये गुण होते हैं जो हमने आपको यहाँ पे बताए हैं। डिस्ट्रक्शन कैसे होता है सोयल का, कैसे हम अपनी मिट्टी को खराब करते हैं, उसके अंदर क्या है कि जब वो मिट्टी गीली होगी तो उसके अंदर हम काम करते हैं, तो उससे क्या होगा, उसका एग्रीगेशन खत्म हो जाता है। फिर बार बार उसके अंदर हम हल चलाते हैं या दूसरे इक्विपमेंट चलाते हैं, उससे भी उसका एग्रीगेशन, जो एग्रीगेट्स होते हैं उसके अंदर जुड़ाव होते हैं, वो कम होते हैं। और हर बार उतनी ही डेप्थ पर उन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना, जिससे मिट्टी अपनी जगह से और उसके कण अपने जगह से हट जाते हैं, और लगातार मिट्टी फ्लडिंग होना, पानी लगातार आना, उसमें बरसात के दिनों में हो या हम फ्लडिंग ज़्यादा करते हैं फसलों की, उससे भी मिट्टी का डिस्ट्रक्शन होता है, उससे भी मिट्टी खराब होती है। कैसे हम कर सकते हैं, जैसे कि मिट्टी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हमें, और दूसरा उसके अंदर ऐसे ग्रीन मैन्योर्स, जैसे ढैंचा है या दूसरी फसलें हैं ग्रीन वाली, वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, और दूसरे रेजिड्यू भी हमें उसके अंदर डालते रहना चाहिए ताकि उसके अंदर ह्यूमस बढ़ सके, ह्यूमिक एसिड बढ़ सके और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ सके। इससे तरह से ये 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करके हम मिट्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हम कैसे, क्या मिट्टी के पीएच वगैरह कैसे होने चाहिए, इसका बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। जैसे हमारा मिट्टी के, कुछ मिट्टी ऐसी होती हैं जिनका पीएच
7 से कम होता है, कुछ मिट्टी ऐसी होती हैं जिनका पीएच 7 होता है, कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। तो पीएच के आधार पर 3 तरह की मिट्टी होती हैं। एक होती है एसिडिक सोयल जिसका पीएच 7 से कम होता है, एक होता है न्यूट्रल सोयल जिसके अंदर पीएच 7 होता है, और तीसरी है एल्कलाइन सोयल जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। लेकिन वास्तव में ऑप्टिमम पीएच जो है वो 6.5 से लेकर के 7.5 तक होता है। मतलब अगर हमारी धरती का पीएच इतना है 6.5 से लेकर 7.5 तक, तो हमारे ज़्यादातर न्यूट्रिएंट अपटेक होंगे और हमारी फसलों के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बहुत अच्छी तरह होंगी और हमारी फसलें भी स्वस्थ होंगी। मिट्टी के बारे में एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा, अगर आपकी मिट्टी का पीएच एल्कलाइन है, 8 से ज़्यादा है, 9 से ज़्यादा है, क्योंकि मिट्टी का पीएच 3 से जाकर के 10 तक हो सकता है। तो अगर आपका पीएच बहुत ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा है, तो जिप्सम की मात्रा उसमें हम इस्तेमाल करते हैं करीब 5 टन प्रति एकड़ के हिसाब से करते हैं। और अगर सोइल का पीएच आपका एसिडिक है तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उस पीएच को 6.5 से 7.5 के बीच ला सकें और हम एक अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकें। तो ये पीएच का रोल है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर जो मोस्ट ऑफ दी फर्टिलाइजर हैं, जैसे हम खाद डालते हैं, खाद के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर खाद हमारे साल्ट होते हैं। अगर यूरिया की बात को छोड़ दें, यूरिया को छोड़ करके सभी खाद जो होते हैं वो साल्ट होते हैं, और जब उन्हें सॉल्यूशन में डाला जाता है, किसी भी सॉल्यूशन में प्लेस करे जाएंगे, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी ये दिखाती है कि कितना फर्टिलाइजर हमारे रूट जोन को अवेलेबल है। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मेजरमेंट करते हैं तो उससे ये पता चलता है हमें कि ये फर्टिलाइजर, इतना फर्टिलाइजर हमारी फसल को अवेलेबल रूट जोन को हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नापने से हमें खाद की मात्रा का पता चलता है कि कितना खाद हमारी जड़ों को मिल रहा है और कितनी आवश्यकता है जो हमें देनी चाहिए। इसके अलावा सोयल कलर की अगर हम बात करते हैं, डिफरेंट टाइप की मिट्टी आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग तरह की मिट्टियां होती हैं। कुछ काली मिट्टी है, कुछ रेड सोयल है, कुछ येलो सोयल है, कुछ ब्राउन सोयल है, कुछ एरिड सोयल है, कुछ डेजर्ट सोयल है। कैसे हम उनका कलर देखते हैं और कलर किन बात पर निर्भर करता है? मिट्टी का कलर वास्तव में 2 बातों पर निर्भर करता है कि उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट कितनी है, क्योंकि ह्यूमस आपने देखा होगा ब्लैक किस कलर का होता है, तो उससे कलर आता है, उससे कलर का पता चलता है। और दूसरा है आयरन कंटेंट कितना है उस मिट्टी के अंदर। ये 2 चीजें, ह्यूमस कंटेंट और कलर, आयरन कंटेंट मिलकर के सोयल का कलर देते हैं, और उसी के बेस पर हम ये भी पता लगाते हैं कि जितनी हल्की मिट्टी होगी, जितना हल्का कलर होगा, उतनी ही वो मिट्टी लेस फर्टाइल होगी, कम उपजाऊ होगी। जितना कलर बढ़िया होता है उतनी ही मिट्टी हमारी उपजाऊ होगी। तो फर्टाइल सोयल के अंदर हम अगर देखेंगे, क्या किसे हम उपजाऊ मिट्टी कहते हैं? उपजाऊ मिट्टी क्या है? हम कहते हैं कि ये तो उपजाऊ मिट्टी है, कहीं पे कहते हैं कि इसकी उपजाऊ मिट्टी नहीं है, कम उपजाऊता है, फर्टिलिटी कम है उसकी। तो वास्तव में वो कौन सी मिट्टी है जो उपजाऊ होती है? उपजाऊ मिट्टी के अंदर ये चीजें जरूरी हैं कि उसमें बैलेंस रूप के अंदर हमारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए। नंबर 1, न्यूट्रिएंट में क्या है? न्यूट्रिएंट के अंदर आपने देखा होगा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हमें वातावरण से मिलता है। उसके दूसरा कंटेंट है NPK। तो ऐसी मिट्टी के अंदर जो उपजाऊ है उसमें NPK की प्रचुर मात्रा, ऑप्टिमम मात्रा होनी चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है आपने देखा होगा कि 17 हमारे अंदर एलिमेंट होते हैं। तो जो रिमेनिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जैसे कॉपर है, बोरोन है, आयरन है, जिंक है, निकिल है, मोलिब्डेनम है, और सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम, ये सभी मिलकर के अगर सही मात्रा में है, बैलेंस मात्रा में है, ह्यूमस पूरी तरह से उस मात्रा में है, ऑर्गेनिक कंटेंट पूरी तरह मात्रा में है, पानी उसके अंदर सही है और गैसेज उसके अंदर सही है, तो ऐसी मिट्टी को हम फर्टाइल सोइल कहते हैं। अगर वो किसी भी चीज़ की कमी उसके अंदर होती है तो उसकी उपजाऊ क्षमता कम रहती है। इसलिए ये मिट्टी के अंदर हर तरह से ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर, उसके अंदर फर्टिलाइजर और ह्यूमस की मात्रा, गैसेज की मात्रा एक ऑप्टिमम होनी चाहिए, उसे ही हम फर्टाइल मिट्टी कहते हैं। तो ये सब मिट्टी के बारे में था। तो साथियों, आज इसी बारे में हमें बात करनी थी। बाकी का अगले एक नए अध्याय के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।